हेलो दोस्तों, सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में मैं सुनी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, सीटेट से संबंधित लगातार कक्षाएं आप लोगों को अभी तक प्रोवाइड करता रहा मैं। अब आपके सीटेट एग्जाम्स में कुछ गिनती के दिन ही शेष बचे हैं। मित्रों, अब हमने आप लोगों के लिए प्लान कर रखा है कि अब हम पर डे आप लोगों के लिए एक ऐसे चैप्टर्स को सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपके एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा साल नहीं बचा है, चाहे बात करें ऑनलाइन की चाहे बात करें ऑफलाइन की, तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछे ही पूछे गए हैं और भविष्य में गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब हम अपनी तैयारी को और तीव्र कर देंगे ताकि आपने जो लक्ष्य बना रखा है अपने लिए, निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं साइकोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर, जो कि जीन पियाजे महोदय हैं। जीन पियाजे महोदय की बात करें मित्रों, तो जीन पियाजे महोदय से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस निश्चित रूप से हमेशा बने हुए हैं। आइए आज की क्लास में हम आपके 2 से 3 क्वेश्चंस फिक्स कर देते हैं। मित्रों, बात करें जीन पियाजे महोदय की, तो जीन पियाजे महोदय की बात करें तो मित्रों ये थे एक कहाँ के मनोवैज्ञानिक, बात की जाए तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। मित्रों, मनोवैज्ञानिक के साथ साथ जीन पियाजे महोदय जीव विज्ञानी भी थे, यानी जीवों पर उनका अध्ययन पहले से ही था। उसी से कोरिलेट करके इन्होंने मनोविज्ञान में भी क्या किया, कुछ प्रयोग किए। अच्छा, इनके प्रयोग की बात करें मित्रों, तो जीन पियाजे महोदय ने अपने ही विकास पर प्रयोग किया। अपना जो इनका प्रयोग था वो विकास पर था। अच्छा, विकास पर प्रयोग के बारे में जिस पर इन्होंने प्रयोग किया वो इनके खुद के ही 3 बच्चे थे और उन पर इन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने बच्चों के विकास से संदर्भ में सारी स्टेजेस को समझा, स्टेजेस को अपने ही बालक पर देखा और उसके बाद इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके सिद्धांत की बात करें मित्रों, तो इनका सिद्धांत जो था वो था आपका मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। मित्रों, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात करें तो जब इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का प्रतिपादन किया तो इन्होंने उसमें 4 स्टेजेस थी। चारों स्टेजेस की बात करें मित्रों, तो इन्होंने 0 से लेकर के लगभग एडोलसेंस यानी 17-18 साल तक के बच्चों से संबंधित चीज़ों के बारे में अपने इस सिद्धांत में उनके कैरेक्टर्स की बात करें, उनके क्या क्या चीज़ें उस एज के दौरान बच्चों के द्वारा की जाती हैं, घटित होती हैं, उन सब के बारे में इन्होंने स्टेप बाय स्टेप 4 अवस्थाओं को कैटेगराइज करके बताया। मित्रों, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बार बार बने हुए हैं। आइए हम एक एक चीज़ों को यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, बात करें इनकी पहली अवस्था का मित्रों, तो वो है संवेदी पेशी, इंद्रिय ग्रामक या इंद्रिय जनित। यानी इसके हिंदी नाम की बात करें मित्रों तो 3 नाम आ जाते हैं। संवेदी पेशी कह सकते हैं इसे हम, इंद्रिय जनित इसे कह सकते हैं, इसे इंद्रिय गामक कह सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप इस स्टेजेस के नामों को इंग्लिश में याद कर पाएँ तो मित्रों एक ही नाम से आपका काम चल जाएगा। आपको हिंदी के 3 नाम नहीं रखने पड़ेंगे। यानी सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है ना। सेंसरी मोटर स्टेज में आयु की बात करें, एज की बात करें तो 0 से 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ये सेंसरी मोटर स्टेज में आते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज की स्थिति देख सकते हैं आप मित्रों। पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसमें जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल ही अबोध होते हैं, वो चीज़ों को अनुकरण करके सीखते हैं। उनमें वस्तु, अगर कैरेक्टर की बात करें तो वो आप देखेंगे कि वो चीज़ों को क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे। अनुकरण करने से मतलब ये है मित्रों कि वो हमेशा अपने से बड़ों के द्वारा किए गए कार्यों को देख करके उन्हें पुनः करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, उसके बाद बात करें इसके कैरेक्टर की तो वस्तु अस्थायित्व होती है, ठीक है ना। तो वस्तु अस्थायित्व की बात करें मित्रों, तो वस्तु अस्थायित्व जो होता है वो उसका मतलब ये होता है कि वस्तु
जैसे आपके सामने होता क्या है कि वस्तु जो है वो अस्तित्व में रहती है ना, भले ही वह दिखाई ना दे। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि बच्चे के सामने उसकी माँ है, ठीक है ना, और उसकी माँ जो है वह सपोज कीजिए कि साथ में थी और थोड़ी देर में चली गई, तो अगर कोई बगल से कोई दूसरा बच्चा या कोई व्यक्ति कह रहा है कि तुम्हारी मम्मी है, तो वो बच्चा समझ लेता है कि हाँ हमारी मम्मी है, गई नहीं है, ठीक है ना। तो ये वस्तु अस्थायित्व से संबंधित जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस तरीके से होता है कि उसकी माँ जो है उसके सामने से चली जाती है, लेकिन फिर भी वो समझता है कि हाँ हमारी माँ अभी यहीं आसपास है, ठीक है ना। उसके बाद मित्रों आप देख सकते हैं परावर्ती क्रिया। परावर्ती क्रिया की बात करें मित्रों तो वह क्रिया होती है जैसे कोई काम एक बार बच्चा करने लगता है, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि वो अपने अंगूठे को एक बार चूसा, ठीक है ना, शक किया, और क्या होता है, कोई भी बड़ा, जैसे मान लीजिए उसका बड़ा भाई, बच्चे का बड़ा भाई या बड़ी बहन है, या माता पिता हैं, या दादा दादी हैं, तो जब अंगूठा शक करता है बच्चा तो लोग उसे मना करते हैं, लेकिन बच्चा क्या करता है, बार बार वही क्रिया करता है, उसे रोकता नहीं। तो बार बार दोहराने वाली जो क्रिया होती है मित्रों वह परावर्ती क्रिया होती है। और अगर बात करें सेंसरी मोटर स्टेज की, इंद्रिय ग्रामक या संवेदी पेशी अवस्था की, तो उस संवेदी पेशी अवस्था में बालकों के कैरेक्टर की बात करें तो बच्चा जो होता है उसमें परावर्ती क्रिया होती है। उसमें क्या होता है, उसमें वस्तु अस्थायित्व होती है, वस्तु चली जाती है, फिर भी उसके दिमाग में वो वस्तु है ऐसा उसे महसूस होता है ना। आ जाइए आगे चलते हैं। आगे की बात करें मित्रों तो सेंसरी मोटर यानी संवेदी पेशी अवस्था में बच्चे का व्यवहार जो होता है, बच्चे का गुण जो होता है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। अब मित्रों मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार से क्या तात्पर्य है? मित्रों बात करें अगर मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की, तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार जो होता है वह बच्चों में जन्म के समय ही विकसित हो जाता है। जैसे बच्चे का हंसना, जैसे बच्चे का रोना, ठीक है ना, बच्चे का अपने आप खुश हो जाना, ठीक। तो ये जो गुण, ये जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं ये बच्चों में मूल प्रवृत्त्यात्मक लक्षण होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि अनुकरणात्मक व्यवहार करते हैं बच्चे, और फिर है कि इंद्रियों द्वारा अधिगम, ठीक है ना। तो इस अवस्था में यानी संवेदी पेशी अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो अपने इंद्रियों के माध्यम से क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, सीखते हैं, ठीक है ना। जैसे इंद्रियां क्या हैं, आपकी आँख है ना, तो आँख के माध्यम से वो चीज़ों को देखेंगे और सीखेंगे, तो देखेंगे तो देखने से वो उस वस्तु को या उस चीज़ को क्या करते हैं, पहचान लेते हैं, और पहचान लेना ही क्या है, अधिगम है ना। जैसे किसी चिन्ह को आपने देखा, जैसे आम के फल को आपने देखा, तो वह आम का फल जब आपके मस्तिष्क में स्थान बना गया तो आपने आम के फल के साथ अपना आम के फल को पहचाना आपने ना, तो आपका आम के फल के प्रति एक संबंध बनाना तो क्या हुआ, अधिगम हो गया, ठीक है ना। आइए, ये तो 4-5 कैरेक्टर्स जो थे वो आपके संवेदी पेशी यानी सेंसरी मोटर स्टेज के थे। मित्रों एक एक पॉइंट्स जो है वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास नहीं बल्कि आज से आपके एग्जाम तक की जो क्लासेस हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होने वाली। आप अगर हमारे साथ बने रहे तो निश्चित रूप से ये हमारी 100% आपसे गारंटी है कि आप एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। आइए नेक्स्ट स्टेज को हम पढ़ते हैं। बात करें पूर्व संक्रियात्मक स्टेज अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें मित्रों तो इसमें जिस आयु वर्ग के, जिस एज ग्रुप के चाइल्ड्स आते हैं वो होते हैं 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे होते हैं। आप देख सकते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के जो बच्चे हैं वो कुछ इतने बड़े हो जाते हैं, 2 से लेकर के 7 साल तक के बच्चे जो हैं वो आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आइए इनकी विशेषताओं को हम देखने का प्रयास करते हैं कि जो
प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एक एक चीज़ों को अच्छा ध्यान दीजिएगा मित्रों। इनकी एज से और इनकी कैरेक्टर्स से प्रश्न बने हैं और यहीं से प्रश्न बनते हैं, तो इनको आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ये चीज़ें आपको हूबहू याद रखनी चाहिए और ध्यान दीजिएगा इसके साथ साथ कि इन शब्दों का जो एक्सप्लेनेशन है वह भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये शब्द है। तो एक भी पॉइंट्स इस लेक्चर से आपको स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना, ठीक है ना। अच्छा, बात करें अगर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, तो इनके विशेषताओं की बात करें तो इनमें जो बच्चे होते हैं उनमें अहम केंद्रितता पाई जाती है। अहम केंद्रितता से मतलब ये है मित्रों कि बच्चा ऐसा सोचता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। अहम केंद्रितता से मतलब है कि वह केवल खुद के ही बारे में सोचता है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, दूसरा सही नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अहम केंद्रितता से तात्पर्य इसी से होता है, ठीक। फिर अविलोमीयता, ठीक। अविलोमीयता से तात्पर्य है मित्रों कि बच्चा जो है वो, मान लीजिए कि ये आपकी पेन है, ठीक, पूरी पेन है। अब इस पेन को क्या किया, बच्चे ने खोल दिया, ठीक। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा रहे, कभी नहीं भूलेगी अविलोमीयता आपको। देखिए ये चीज़ें उसने क्या किया, अलग अलग कर दिया, ठीक, पूरी चीज़ें जो हैं वो अलग हो गई। अब जब कहेंगे आप कि इसे तू बच्चे से कहेंगे कि इसे बेटा तुम फिर से सही कर दो जैसे पहले थे, तो बच्चा जो है वो इस चीज़ को वापस नहीं जोड़ पाएगा, यानी वापस फिर से ना जोड़ पाने की जो प्रक्रिया है यही अविलोमीयता कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि बच्चा कोई कार्य कर तो देता है लेकिन पुनः, मान लीजिए कोई कार्य, मतलब मान लीजिए कि उसने कोई कार्य नया कर दिया, मतलब कोई किसी चीज़ को वो बिगाड़ दिया, अगर उसने बिगाड़ दिया तो उसे वह पुनः बना नहीं पाता, ठीक है ना। यानी यह क्रिया जो होती है वह अविलोमीयता कहलाती। मित्रों सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा किसी वस्तु को या किसी वस्तु को बिगाड़ तो देता है लेकिन पुनः उसे बना नहीं पाता, यह कौन सी प्रक्रिया है। तो आपको ध्यान दीजिएगा, यह अविलोमीयता है, इररिवर्सिबिलिटी है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, इररिवर्सिबिलिटी है, अविलोमीयता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो संरक्षण का अभाव। मित्रों संरक्षण के अभाव की बात करें तो यहाँ मित्र जो बच्चे होते हैं वो वस्तुओं को अपने पास रखते नहीं, उन्होंने पाया खेला फेंक दिया, कोई मतलब नहीं, वो संरक्षण नहीं करते वस्तुओं का, कि मान लीजिए खेला कूदा उसके बाद वो रख दें, नहीं, उन्होंने खेला कूदा, बस खेला कूदा उसके बाद उस वस्तु का उसका मतलब खत्म हो जाता। फिर जीववाद। अब जीववाद की बात करें मित्रों तो जीववाद जो होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि वो आप नहीं देखते हैं कि बच्चों से माँ कहती है कि बेटा भूत आ जाएगा, बेटा हाथी आ जाएगी, तो बच्चा क्या समझता है कि सच में आ जाएगा। तो ये चीज़ें, मतलब वो भ्रम बस क्या करता है, लोगों को समझ लेता है कि ये कुछ ऐसी वस्तुओं को जो कि जीवित नहीं है सच में, उसे भी वो जीवित समझ लेता है, समझ रहे हैं। तो यही प्रक्रिया जो है ये जीववाद कहलाती है, ठीक है ना। फिर वर्णमाला क्रम गिनती की शुरुआत। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही मित्रों गिनती की वर्णमाला क्रम को बच्चा धीरे धीरे सीखता है। वर्णमाला क्रम से इन द सेंस मित्रों कि वो अगर हिंदी का बच्चा है, हिंदी पढ़ता है, तो 12 खड़ी यानी आ का खा गा से लेकर ज्ञा तक, और अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो वो ABCDEF से लेकर के जेड तक चीज़ों को सीखता है, ठीक है ना। उसके बाद गिनती की शुरुआत यानी अगर 1 2 3 या 1 2 3 4 सीखना प्रारंभ करता है। किसी स्टेज में प्रश्न पूछ सकता है कि बच्चा 1 2 3 या गिनतियों को सीखना प्रारंभ करता है, तो जैसे मान लीजिए कि एक शिक्षिका जो है वो अपने बच्चों को गिनती पढ़ा रही है या गिनती सिखा रही है, तो वह बालक जो है वह कौन सी स्टेज में आता है ना। तो आप अगर जानते रहेंगे कि वह प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो बच्चा होता है, यानी
पूर्व संक्रियात्मक काल का जो अवस्था का बच्चा जो होता है, उसी काल या उसी अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो गिनती को सीखना प्रारंभ करते हैं। तो अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप उस प्रश्न का जवाब आसानी से दे पाएंगे, है ना। आ जाइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो तीसरी अवस्था है मित्रों, इसे बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्क्रीट स्टेज, ठीक। कॉन्क्रीट स्टेज के बच्चों की बात करें तो मित्रों आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से कि कॉन्क्रीट स्टेज में जो बच्चों का एज ग्रुप होता है मित्रों, वो आपका होता है, ध्यान से देखिएगा कि 7 से 11 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं ये जीन पियाजे की अवस्था वर्गीकरण के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं मित्रों। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मान ली कहिए, या तो इसे आप एक शब्द और दे सकते हैं अनौपचारिक अवस्था, ठीक है ना। हमने यहाँ लिखा तो नहीं गया पर आप देख सकते हैं, इसे हम अनौपचारिक अवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहिए या फिर अनौपचारिक अवस्था कहिए, ठीक है ना, दोनों चीज़ें सही हैं। अच्छा, यही चीज़ें हैं, देखिए हिंदी में आपको कई शब्द मिल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में आपको केवल एक ही वर्ड याद करना है, कॉन्क्रीट स्टेज, ठीक है ना। अच्छा, एज ग्रुप की बात करें तो देख सकते हैं आप 7 से 11 वर्ष जो होता है वो इनका एज ग्रुप होता है। आइए इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। इनकी विशेषताओं की बात करें मित्रों तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो बच्चा होता है उसमें गणितीय संक्रिया डेवलप होने लगती हैं। गणितीय संक्रिया की बात करें तो बच्चा जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने लगता है, उसमें ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करें विलोमीयता, रिवर्सिबिलिटी, ठीक है ना। तो मित्रों रिवर्सिबिलिटी जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि विलोमीयता, अविलोमीयता में क्या था कि वो मान लीजिए ये कलम है, उसने इसे खोल डाला, खोलने के बाद वो पुनः इसे सेट नहीं कर पाया। लेकिन विलोमीयता से मतलब है कि यही पूरी पेन है, उसने पेन को खोल डाला, ठीक है ना। देखिए एक एक चीज़ों को उसने क्या किया, अलग कर दिया। अलग करने के पश्चात जब बच्चा इसे पुनः इसके पूर्व अवस्था को प्राप्त करवा देता है, यानी पेन को पुनः जैसी पेन थी उसे वैसा फिर से कर देता है, तो यह कहलाती है मित्रों प्रक्रिया विलोमीयता या रिवर्सिबिलिटी, ठीक है ना। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है विलोमीयता यानी रिवर्सिबिलिटी का कैरेक्टर जो होता है वो शो ऑफ होने लगता है। मित्रों हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक एक चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए इसके बाद देखते हैं संरक्षण। बात करें संरक्षण की तो संरक्षण जो होता है मित्रों, अगर मैं 7 से 11 वर्ष तक के बीच के बच्चों की बात करें जिसे हम कॉन्क्रीट स्टेज के बोलते हैं, यहाँ के बच्चे जो होते हैं वो वस्तुओं को संरक्षण करने लगते हैं। आप देखते हैं कि वो अपने खिलौनों को खेलते हैं, खेलने के साथ साथ वो जब वो सीजन ख़त्म हो जाता है जिसमें वो खेला जाता है, जैसे आप देखते हैं बैट बॉल बच्चा छुट्टियों में खेलता है, ठीक है ना। छुट्टियों में खेलने के पश्चात वो उस बैट बॉल को रख देता है, और तब तक रख देता है जब तक फिर नेक्स्ट सीजन ना आ जाए, और नेक्स्ट सीजन में फिर वही बैट बॉल जो है उसी से वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो देख सकते हैं आप कि बच्चे जो होते हैं वो कंचे खेलते हैं, और कंचे खेलते हैं। अच्छा, खेलने के पश्चात जब बच्चे कंचों को कलेक्ट कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि उन्हें वो संरक्षित कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो 7 से 11 वर्ष यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम कॉन्क्रीट स्टेज बोलते हैं, इसमें इस एज ग्रुप के बच्चों में जो है वो संरक्षण का गुण जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं क्रम परिपक्वता। इन बच्चों में ये बच्चे जो होते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के, इनमें क्रम परिपक्वता आ जाती है, यानी वो चीज़ों को क्रमागत करने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर बात करें विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है मित्रों सीधी सी चीज़ों को, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। अगर बात करें हम विकेंद्रीकरण की तो विकेंद्रीकरण जो होता है, जैसे
किसी चीज़ को या किसी पहलू को कई तरीके से सोचना, ठीक है ना। जैसे आइए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कि किसी भी अपने भारत देश की राजनीतिक व्यवस्था को देखा जाए तो आप देखते हैं कि केंद्र में एक सरकार बैठी है, ठीक है ना। केंद्र में सरकार बैठने के साथ साथ फिर आप देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, ठीक, ये आपकी सेंट्रल में हो गई। फिर सेंट्रल के बाद आप देखते हैं कि आपको स्टेट गवर्नमेंट नज़र आएगी, ठीक है ना। स्टेट आप देखते हैं 28 स्टेट। फिर आप देखेंगे स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ठीक। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद आप देखेंगे कि ब्लॉक लेवल पर आ जाएगा मैटर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये डेवलपमेंट की स्टेजेज बन गई, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है चीज़ों का कि सेंट्रल से चीज़ें राज्य को गई, ठीक, स्टेट लेवल पर पहुँची। स्टेट पर पहुँचने के बाद आप क्या देखेंगे, चीज़ें आपको डिस्ट्रिक्ट में मिली। फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद चीज़ें ब्लॉक में आ गई। यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, यही जो मित्रों है, यही आपका विकेंद्रीकरण है। मतलब एक केंद्र से, एक ही बिंदु से कई दिशा में चीज़ों का बंटवारा जो होता है वो विकेंद्रीकरण होता है। अच्छा, इसके संदर्भ में बात करें विकेंद्रीकरण की, तो मतलब इस एज ग्रुप का जो बच्चा होता है वो कई प्रकार से कई चीज़ एक ही विषय पॉइंट को कई प्रकार से कई चीज़ों में सोच सकता है, देख सकता है। फिर देख सकते हैं आप श्रृंखला सीरीज, यानी ये अब धीरे धीरे सीरीज बनाना, यानी एक श्रृंखला के रूप में कार्यों को करना या वस्तुओं को अरेंज करना चीज़ें सीख लेता है। फिर वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण से तात्पर्य क्लासिफिकेशन से मित्रों है कि वो ये पहचानना शुरू कर देता है कि कौन सा दो चार वस्तुएं, कोई भी 2-4 वस्तुओं को उसने लिया तो वो उसे एक ग्रुप बना लिया। फिर कोई 2-4 वस्तुएं और लिया जिनका कैरेक्टर्स लगभग एक दूसरे से मिलता हुआ, उसका एक ग्रुप बना लिया, ठीक है ना। तो उसमें क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का भी गुण जो होता है वो डेवलप हो जाता है। फिर आ जाइए, आप देख सकते हैं कि इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों कि चिंतन की, अगर प्रश्न बनता है कि चिंतन की शुरुआत कौन सी अवस्था में हो जाती है, तो आप ध्यान दीजिएगा, शुरुआत की बात की जाए तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में शुरू होती है। और अगर बात की जाए कि एक बच्चा चिंतन करने लगता है, तो ध्यान दीजिएगा ये आपकी औपचारिक अवस्था में जाएगी, फॉर्मल स्टेज में। शुरुआत की बात पूछे, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि यहाँ प्रश्न कन्फ्यूज करता है। अगर पूछेगा कि शुरुआत कब होती है चिंतन की, तो आप बताएंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और जब पूछेगा कि एक बच्चा चिंतन करने लगता है, तो वह औपचारिक स्टेज यानी फॉर्मल स्टेज में पहुंच जाता है, बच्चा जब चिंतन करने लगता है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन उनका चिंतन मूर्त प्रत्यक्ष अवस्था तक ही सीमित रहता है। मतलब वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, वही जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि वो चिंतन की शुरुआत करता है, लेकिन वह अमूर्त चीज़ों पर चिंतन नहीं कर पाता। पूरी तरीके से चिंतन की प्रक्रिया जो होती है वो आपकी मूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है, ठीक है ना। यहाँ पर वो केवल शुरुआत करता है। फिर साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा की अवधि, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ही प्राथमिक शिक्षा की अवधि भी कहा जाता है। आइए मित्रों, ये हो गई आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपकी है मित्रों, अवस्था की बात करें तो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। फॉर्मल स्टेज के, ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों की बात करें मित्रों, तो ये देखिए, ये लगभग बच्चे एडल्ट हो चुके होते हैं। इनके एज ग्रुप की बात करें तो मित्रों ये होते हैं 11 से 15 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं, एज ग्रुप जिनका 11 से 15 साल होता है, ये बच्चे औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं मित्रों। इनके विशेषताओं की बात करें तो आइए एक एक विशेषताओं को हम देख लेते हैं। पहली विशेषता है परिकल्पनात्मक चिंतन। परिकल्पनात्मक चिंतन से मित्रों बात सीधा सा तात्पर्य ये है कि ये बच्चे अब अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देते हैं। ऐसे जो चीज़ें इनके सामने नहीं हैं, ये उनके बारे में भी सोचते हैं और वहाँ से कंक्लूजन निकालने का प्रयास करते हैं, यानी परिकल्पनात्मक चिंतन का विकास हो जाता है इनमें, ठीक है ना। ये अमूर्त चिंतन करते हैं, मतलब वस्तुएं इनके नज़रों के सामने, आँखों के सामने नहीं हैं, फिर भी
ये उस विषय वस्तु के बारे में सोचते हैं। अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन की बात करें मित्रों, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करें तो किसी एक पॉइंट से विभिन्न दिशा में जो प्रकाश की बात करें, सोच की बात करें, विचार की बात करें, चिंतन की बात करें, तर्क की बात करें, ठीक है ना, तो एक ही विषय वस्तु को लेकर के विभिन्न प्रकार से सोचना जो प्रक्रिया कहलाती है, ये क्या कहलाती है? अपसारी चिंतन कहलाती है, ठीक है ना। फिर तार्किक चिंतन, ये तार्किक हो जाते हैं। सृजनात्मक चिंतन, ठीक है ना, ये इनमें सृजनात्मकता का गुण जो है वो सृजनात्मक सोच डेवलप हो जाती है, ठीक है ना। और फिर ये रही मित्रों आपकी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4 थी जो थी, वो मैंने आप लोगों के सामने रखा मित्रों। कैसा रहा ये? आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए इस कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, हम उन्हें कवर कर लेते हैं। अब जैसे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कुछ मुख्य तथ्य। मित्रों आप देखते हैं कि इनके संज्ञानात्मक विकास में या इनके सिद्धांत में कुछ ऐसे शब्द हैं, उन शब्दों से भी सीटेट एग्जाम्स में या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की बात करें, जीन पियाजे महोदय किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, हम लोग स्पेशली सीटेट के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ से प्रश्न हमेशा एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन्हें भी हम अपने इस लेक्चर में इंक्लूड कर रखा है। मित्रों बात करें आत्मसातीकरण या समावेशन की, समावेशन या आत्मसातीकरण की, जिसे हम एसिमिलेशन अंग्रेजी में कहते हैं। मित्रों एसिमिलेशन की बात करें तो होता क्या है कि नई जानकारी को पुरानी जानकारी में जोड़ते जाना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वह गौरैया को जानता है, ठीक, साथ ही कल उसे किसी ने बताया कि बुलबुल भी होता है, तो उसने बुलबुल को भी गौरैया के साथ रख लिया। किसी ने बताया पैरेट भी होता है, तोता को भी उसने रख लिया। तो ये प्रक्रिया जो मतलब कि नई जानकारी को पुरानी जानकारी में जोड़ते रहना, ठीक है ना, ये क्या है? यही आपकी समावेशन एसिमिलेशन प्रोसेस होती है, जिसे हम आत्मसातीकरण कहते हैं, ठीक है ना। फिर आइए कुछ और भी शब्द हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। उसके बाद समायोजन, जिसे एकोमोडेशन या एडजस्टमेंट कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है मित्रों कि नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी में विरोध होने पर जानकारी का पुनर्गठन करना। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ कि बच्चे ने एक दिन कौवा देखा, ठीक है ना। कौवा कैसा है? काला है। कौवा उसने देखा और कोई भी जो कौवे को जानता था बताया कि बेटा ये कौवा है। लड़के ने कौवा देख लिया, काला रंग का होता है और जो काला रंग का है वो कौवा है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट डे उसने कोयल को देखा। अच्छा, जब कोयल को देखा तो फिर उसने कहा कि वो कौवा है, ठीक है ना, क्रो है। जब उसने कोयल को देखा तो कोयल भी काली होती है, इसलिए उसने कहा कि वो कौवा, ठीक ना। अब जिसने काले रंग को कौवा बताया था, या ये दो जानकारी जो थी वो रंग के आधार पर थी, इसलिए इसमें विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ? क्योंकि हर काली चीज़ जो है वो कौवा नहीं है ना। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? अब दोनों के अंतर बताने होंगे बच्चे को कि कौवा जो होता है बेटा वो आपका कोयल से थोड़ा बड़ा होता है, कौवे की बोली जो होती है वो कोयल के बोली से अलग होती है। तो इस प्रकार से जब आप उसे कौवे और कोयल के बीच अंतर बताएंगे तो वह कौवे और कोयल में अंतर कर पाएगा। मतलब अब जब कौवे और कोयल को जानने में विरोध पैदा हुआ तो क्या हुआ कि दोनों के कैरेक्टर्स को वो समझा। कैरेक्टर्स को समझने के बाद जानकारी को क्या किया? पुनर्गठित किया। पुनर्गठित इन द सेंस मित्रों कि उसने कौवे के
कौवे की आवाज़ और कौवे के शरीर के अनुसार, आकार के अनुसार पकड़ लिया, वहीं कोयल के आकार और आवाज़ के अनुसार पकड़ लिया। यानी अब कौवे और कोयल में उसने क्या किया, दोनों चीज़ों को अलग अलग करके उनके आकार, उनके आवाज़ के आधार पर पहचान लिया। ठीक है ना। तो ये जो होता है यह समायोजन होता है, यह एडजस्टमेंट होता है। ठीक है ना। फिर मित्रों बात करें स्कीमा की। स्कीमा से ये जो शब्द हैं, ये शब्द आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कीमा की बात करें तो स्कीमा जो होता है मित्रों, बच्चा जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ उसके दिमाग में, जैसे देखिए आइए देखते हैं एक एक चीज़ों को। बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से जमा होती हैं उसका उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, उसी को स्कीमा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि बचपन में बच्चे ने सेब खाया, ठीक, वो कक्षा में क्लास में आया और टीचर ने क्या किया, सेब का, उसने पुस्तक में सेब का चित्र बना था, पिक्चर बनी थी, उसी को उसने दिखाया। तो बच्चे ने क्या किया था, पूर्व में सेब को जानता था, सेब को उसने खाया था, तो सेब का आकार जो था वो उसके मस्तिष्क पटल पर छप गया था। जब उसने पुस्तक में सेब के आकार को देखा तो तुरंत वो जान गया कि ये क्या है, सेब। ठीक है ना। तो यही चीज़ें कहने का प्रयास इनका है कि जो पहले से उसके मस्तिष्क में धारणा बनी हुई है उसे वो वर्तमान से जोड़ लेता है। यह प्रक्रिया जो है क्या है, स्कीमा होती है। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं संक्रिया की, ऑपरेशन की। आपने देखा कि जीन पियाजे महोदय के स्टेजेज में हर जगह, चाहे वो संवेदी गामक की बात करें या फिर आप देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, हर जगह आपको संक्रियात्मक दिखा। तो मैंने सोचा क्यों ना हम संक्रियात्मक को भी जान लें, है ना। तो संक्रियात्मक जो होती है मित्रों, किसी वस्तु के स्वरूप को बिगाड़कर पहले जैसा करने की कोशिश करना संक्रिया कहलाता है। ठीक है ना। इस पेन को आपने अलग कर दिया, इसका स्वरूप बिगड़ गया, पुनः इसे इसी रूप में कर दिया तो आपने देखा फिर पेन हो गया। ठीक है ना। तो यह जो प्रक्रिया है यह क्या कहलाती है, संक्रिया कहलाती है, यह ऑपरेशन कहलाती है। ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं मित्रों। जीन पियाजे के कुछ अन्य सिद्धांत, अभी आपने जो पढ़ा वो क्या था, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो था वो जीन पियाजे का आपने देख लिया। आपने जीन पियाजे के चारों अवस्था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के चारों स्टेजेस को देख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उसे आपने देख लिया। कुछ और भी सिद्धांत हैं जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, हम उन्हें भी बारी बारी से देख लेते हैं। मित्रों बात करें निर्माण और खोज का सिद्धांत, तो जीन पियाजे महोदय का एक बड़ा ही फेमस कोटेशन है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने खोज या अपने समझ के द्वारा वस्तुओं का सृजन कर लेते हैं या चीज़ों को सोच लेते हैं खुद की समझ के द्वारा। ठीक है ना। तो ये शब्द या ये कोटेशन जो है वो इसी सिद्धांत से निकला हुआ है मित्रों। ठीक है ना। जैसे आप देखते हैं कि एक 4 साल का बच्चा, मान लीजिए कोई एक 4 साल का बच्चा या एक 3 साल का बच्चा किसी चीज़ को वो अरेंज कर पाता है, मतलब इससे पहले उस चीज़ को उसने नहीं देखा है। मान लीजिए कि उसने कुछ ग्लासें ले ली, ग्लास मिला उसे एक छोटा, मतलब कई साइज में उसे एक ग्लास मिला और वो बच्चा जो है उसे एक सीरीज में उसने उसे एडजस्ट कर दिया। ठीक, तो उसने जो उसे एडजस्ट किया जबकि इससे पहले उसने वो काम कभी नहीं किया था, तो ये जो उसने एक सीरीज में एडजस्ट कर पाया यही उसके खोज या निर्माण की प्रक्रिया, यही जो था, यही देखा जब जीन पियाजे महोदय ने, तो उन्होंने कहा कि बच्चे जो होते हैं वो अपने ज्ञान का सृजन अपनी समझ के ही आधार पर कर लेते हैं। ठीक है ना। यानी यहीं से उनके सिद्धांत का जो था वो आप कह सकते हैं प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है ना। तो वो निर्माण और क्या नाम है, खोज के सिद्धांत की बात करें तो आइए देख लेते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने की कोशिश करता है। बालक नए नए व्यवहारिक गुण सीखने की कोशिश करता है जिनको उसने पूर्व में अनुभव नहीं किया। मैंने आपको बताया ना कि उसने ग्लास को क्या किया, एक सीरीज में अरेंज कर दिया। अच्छा, सीरीज में जब इसने अरेंज किया तो पहले वो कभी भी ग्लास को एक सीरीज में अरेंज नहीं किया था बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन
कर दिया ना। अब किया क्यों? क्योंकि उसमें जो होता है वो निर्माण और खोज का गुण पहले से ही विद्यमान होता है, ठीक है ना। फिर पियाजे के अनुसार कि बौद्धिक विकास केवल नकल नहीं है अपितु खोज पर आधारित है। बच्चा जो है वो केवल नकल नहीं करता, वह खोज भी कर लेता है। बच्चे को जीन पियाजे महोदय ने नन्हा वैज्ञानिक कहा था। और वैज्ञानिक क्या होते हैं? वैज्ञानिक खोज करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, समझ रहे हैं ना। उसके बाद आइए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल है कि एक 4 साल का बालक यदि भिन्न भिन्न आकार के कप को पहली बार ही में ही क्रम से लगा देता है तो यह उसकी बौद्धिक वृद्धि, खोज और निर्माण से संबंधित होती है। समझ रहे हैं ना, सारी चीज़ें जो होती हैं वो इस प्रकार से अरेंज की गई हैं, समझ सकते हैं, है ना, एक तरीके से। ये हो गया आपका निर्माण और खोज का सिद्धांत, ठीक है ना। आ जाइए कुछ और भी सिद्धांत। मैंने आपसे कहा कि अब तक पहले मैंने क्या, हम लोगों ने क्या पढ़ा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर हमने क्या कहा कि यार खोज एवं निर्माण का सिद्धांत पढ़ा। अब हम आप लोग पढ़ने चल रहे हैं नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ मोरल डेवलपमेंट की बात करें तो मित्रों यहाँ भी जीन पियाजे महोदय ने 3 स्टेज दी थी, 3 अवस्था दी थी, या कह सकते हैं 3 नैतिकता के बारे में बताया था, जो कि एक बच्चे में अलग अलग ग्रुप एज में आती है, अलग अलग एज में विकसित होती है, ठीक है ना। आइए वो कैसे हैं, क्या है, एक एक चीज़ों को हम देख लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम एवं तार्किक क्रम होता है। ऐसा नहीं कि जो नैतिक निर्णय लेने का की क्षमता जो विकसित होती है एक बच्चे में, वो आपका ऐसा, आपने अभी क्या नाम स्टेजेज में देखा है कि जो है पहले वो अमूर्त सोचता है, नहीं, पहले वो मूर्त सोचता है, फिर अमूर्त सोचता है ना। पहले उसमें अविलोमीयता रहती है, इरिवर्सिबिलिटी रहती है, बाद में वो रिवर्सिबिलिटी का गुण जान जाता है। तो जो चीज़ें होती हैं वो क्रमिक होती हैं, ना कि अक्रमिक होती हैं, आगे पीछे विकसित होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए इन्होंने नैतिक अवस्थाएं की बात करो तो ये 3 प्रकार की होती हैं जीन पियाजे महोदय के अनुसार। तो आइए एक एक चीज़ों को हम देख लेते हैं। अगर पहले स्टेज की बात करें तो पहला स्टेज जो है वो परायत या पराधीन या विषमांगी नैतिकता होती। देखिए अगर हिंदी में आप देखेंगे इनके शब्दों को तो एक ही स्टेज के लिए कई शब्द प्रयुक्त हुए, लेकिन वहीं अगर आप इंग्लिश में चले जाएंगे तो एक ही शब्द से आपका काम चल जाएगा। देख सकते हैं आप हेटेरोनॉमस मोरालिटी। हेटेरोनॉमस मोरालिटी की बात करें तो इस ग्रुप में जिस एज के बच्चे आते हैं वो होते हैं 2 से 7 साल के बच्चे। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, ठीक है ना। क्या है? 2 से 7 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो परायत होते हैं, पराधीन होते हैं, ठीक है ना। वो क्या होते हैं? उनमें क्या होती है? विषमांगी नैतिकता होती है। अगर बात करें इंग्लिश की तो वो कहलाता है हेटेरोनॉमस मोरालिटी, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें नैतिकता जो होती है वो निश्चित होती है, ठीक है ना। जैसे एक बच्चा जो 2 से लेकर के 7 ग्रुप एज का है, अगर माता पिता ने उससे ये बता दिया कि बेटा जीवों की हत्या करना पाप है, ठीक है ना, तो बच्चे के दिमाग में फील हो जाएगा कि जीवों को नहीं मारना चाहिए, जीवों को मारना जो है वो पाप है। क्यों? क्योंकि मम्मी और पापा ने कह दिया। यानी इनके बच्चे के अनुसार जो नैतिकता होती है वो निश्चित होती है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे जीवों को मारना पाप है, यह नैतिकता जो है वो बाह्य कारकों से आई है, समझ रहे हैं, और वो फिक्स है, निश्चित है। जीवों को मारना पाप है, जीवों को नहीं मारना चाहिए, ठीक। फिर नेक्स्ट की बात करें सहयोगात्मक नैतिकता, जिसे हम कॉन्ट्रीब्यूशनल मोरालिटी कह सकते हैं। इस एज ग्रुप में जो बच्चे आते हैं वो मित्रों 7 से 10 वर्ष के बच्चे होते हैं। अच्छा, इनकी स्थिति जो होती है वो नैतिकता आपसी समझौता है। ये जो बच्चे समझते हैं नैतिकता को, जिस रूप में जानते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? समझौता करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, इसको ये नैतिकता समझते हैं, ठीक है ना। उसके बात करें स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता, जिसे हम ऑटोनॉमस मोरालिटी कहते हैं।
इस मोरालिटी की बात करें तो इसमें जिस एज ग्रुप के बच्चे आते हैं वो होते हैं 10 से 13 वर्ष के, और इसमें बच्चे ये समझ पाते हैं कि नैतिकता जो होती है वो बदली जा सकती है। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के स्वरूप में आपको बता सकता हूँ कि एक सैनिक जो है वो अपराधी जो है वो एक जीव है, मनुष्य क्या है, अगर अपराध करता है अपराधी है तो वो क्या है, जीव ही तो है, को मारना ही नैतिकता है। भाई एक सैनिक जो है वो अभी मान लीजिए एक आतंकवादी है तो आतंकवादी को मारना ही उसकी नैतिकता है, क्योंकि अगर वो आतंकवादी को वो नहीं मार देगा तो वो पता नहीं कितने निर्दोषों को मार देगा। तो वहाँ उसकी नैतिकता जो होती है वो क्या होती है, जीव को या अपराधी को मार देना होती है। जबकि आपने देखा परायक्त नैतिकता में तो वहाँ क्या है, जीवों को मारना पाप। यानी अलग अलग स्टेजेज में नैतिकता का स्वरूप या नैतिकता का मतलब जो है वो बदलता हुआ आपने देखा है। ठीक है ना। तो ये नैतिक विकास की अवस्था में जीन पियाजे महोदय ने ये 3 अवस्थाएं दी, और 3 अवस्थाओं के माध्यम से उन्होंने बताया कि अलग अलग स्टेजेज में अलग अलग नैतिकता जो होती है वो डेवलप होती है। मित्रों आइए नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट की बात करते हैं तो जीन पियाजे महोदय ने अपना सिद्धांत भाषा के भी परिप्रेक्ष्य में दिया है। भाषा के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने दो प्रकार से इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। एक अहम केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिक, और दूसरा जो है इन्होंने सोशल लैंग्वेज यानी सामाजिक भाषा को बताने का प्रयास किया है। आइए एक एक चीज़ों को हम देख लेते हैं। बात करते हैं अहम केंद्रित भाषा ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज की। तो ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज जो होती है मित्रों, ये होती है एक तरफा, यानी आप देखते हैं कि बच्चा जो होता है वो खुद से ही बातें करता है, खुद से ही बातें किए चला जा रहा है। उसे आसपास भीड़ में आप देखेंगे जो 2 शैशवा अवस्था के बच्चे, या आप ये देख सकते हैं क्या नाम है, सेंसरी मोटर स्टेज के जो बच्चे हैं, आप उन्हें देखेंगे कि वो ग्रुप में बैठे हैं फिर भी खुद ही से बातें करते चले जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये ईगोसेंट्रिक स्टेज में जो ईगोसेंट्रिक भाषा जो होती है, लैंग्वेज जो होती है, ये एक तरफा लैंग्वेज होती है। ठीक है ना। बच्चे के शैशवावस्था में पाई जाती है, जैसा मैंने आपको बताया। यानी जीरो में तो कोई बच्चा कुछ बोलता ही नहीं। यानी 1 या 2 साल से लेकर के आप 6 या 7 साल तक के देखेंगे तो बच्चा खुद से ही बातें करता चला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे सामाजिकृत भाषा यानी सोशल लैंग्वेज। सोशल लैंग्वेज की बात करें तो ये मित्रों 2 तरफा होती है, मतलब यहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है। एक दूसरे से बच्चा जो होता है या व्यक्ति जो होता है वो बातें करता है, ये सामाजिकृत भाषा होती है। और इसके विकसित होने की बात करें मित्रों तो यह बाल्यावस्था में पाई जाती है। ठीक है ना, सामाजिकृत भाषा। मित्रों इसके साथ ही साथ इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो कि बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विचार भाषा से पहले आता है कि भाषा विचार से पहले आती है। ये 2 मनोवैज्ञानिक हैं, एक तो पियाजे महोदय को आप पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ एक वाइगोत्स्की महोदय हैं जो कि आपके भाषा विकास पर अपना स्टेटमेंट दिया है। और इन दोनों के स्टेटमेंट जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, और दोनों जो हैं वो आपके विकल्प में भी रहते हैं, मतलब बहुत ही कंफ्यूज करने वाला मैटर। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो पियाजे महोदय हैं इन्होंने विचार को भाषा से पहले रखा है, यानी विचार जो है वो भाषा से पहले आता है। ठीक है ना। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कैसे आता है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से कि तुम पागल हो मजाक में कह दिया जाए, और फिर कहा जाए कि तुम पागल हो डॉक्टर ने कह दिया। तो यहाँ वाक्य का अर्थ शब्दों का नहीं बल्कि कहने वाले पर निर्भर करता है। 4 मित्र हैं, सामने वालों को कह दिया पागल, या फिर गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को कह दिया कि तू पागल है। कभी वो बॉयफ्रेंड मानता है कि वो पागल है? कभी नहीं मित्रों। लेकिन अगर डॉक्टर साहब ने कह दिया कि भैया तुम पागल हो, तब क्या होगा? तो पहाड़ टूट जाएगा बच्चे के ऊपर, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये शब्द जो हैं इनके अर्थ जो निकले हैं ये कहने के विचारों पर निर्भर करता है। इसलिए इन्होंने कहा कि विचार जो है वो भाषा से पहले आती है। ठीक है ना मित्रों, ये क्लास जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही। अगर आपने इस क्लास को देखा तो आपके मार्क्स तो पूरे होते ही होते हैं, बल्कि साथ ही साथ आपकी समझ भी विकसित होगी। ठीक है ना। उसके बाद मित्रों बात करते हैं बुक की। इन्होंने 2 बुक लिखी है, एक है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, दूसरी है द मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है ना। तो आप उनके सिद्धांतों के साथ साथ इन
दोनों बुकों का भी नाम रखिएगा। याद रखिएगा मित्रों, ये रही आपकी आज की एक कंप्लीट क्लास, जहाँ से आपको एक से ये समझ लीजिए कि आज की क्लास जो है वो आपको 2 से 3 मार्क्स देकर जाएगी, क्योंकि जीन पियाजे महोदय साइकोलॉजी में आपके सीटेट एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना मित्रों, क्लास कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन कुछ नया लेकर के, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। मित्रों धन्यवाद।